फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको हमारा रेगुलर अपडेट मिलता रहे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो आज हमारी टॉपिक है, कम टू द टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि रीपरचेजिंग कैसे होगा। रीपरचेजिंग कैसे होगा, बड़े ध्यान से इस चीज को सुनिएगा क्योंकि ये एक पहली टॉपिक है और पहला वीडियो है इस टॉपिक पे। शायद आप गूगल के अंदर में भी सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। रीपरचेजिंग कैसे होगा, मैंने पहले ही बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग की सारी वो ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताऊंगा। तो रीपरचेजिंग कैसे होगा, कम टू द टॉपिक पे आते हैं। और सबसे पहला, जब आप रीपरचेजिंग करवाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले किसी भी कस्टमर से आप जाके मिलते हैं और मिलने के बाद पहली जो प्लान होती है वो होती है आप परचेज करवाते हैं। और जब वही इंसान दोबारा उसी प्रोडक्ट को यूज करके आपके पास आता है रीपरचेज करने, यानी दोबारा खरीदारी करने, तो उसी को बोलते हैं रीपरचेज। लेकिन ये होता बहुत कम है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग परचेजिंग पे फोकस करते हैं। एक बार किसी भी तरीके से बेच देना है, उनका मकसद होता है एक बार किसी तरीके से बेच दो, बेच के अपनी इंसेंटिव ले लो। और अपनी इंसेंटिव का मतलब हो गया, अब वो सोचते हैं कि वो कहीं और जाके बेचेगा और वो कहीं और जाके बेचेगा, उससे जो चेक बनेगा वो हमारा भी चेक बनेगा, उसका भी चेक बनेगा। वो रीपरचेजिंग पे फोकस नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है मार्केट के अंदर में, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर इनकम रीपरचेजिंग पे ही देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि रीपरचेजिंग अगर लोग करेगा तो इसका मतलब है कि उसको बड़ा चेक बनेगा। और ज्यादातर जो नेटवर्कर हैं वो फोकस परचेज पे करते हैं, रीपरचेज पे नहीं करते हैं। तो रीपरचेज करना कैसे, अगर आप किसी कस्टमर को अपने बिजनेस के अंदर में ले आते हैं और उसको रीपरचेज में कंटिन्यू लाना है, तो ये बात को ध्यान से सुनना और पूरे वीडियो को लास्ट तक जाना। और यहां पे समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी किसी बंदे के साथ बैठे और प्रोडक्ट को लेकर बैठे और जिस प्रोडक्ट को रीपरचेज में सर्कुलेट करना चाहते हैं, जो रीपरचेज में बार बार जाए, आप इस चीज पे अगर ले जाना चाहते हैं तो याद रखिए सबसे पहली चीज, उसको पूरे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताइए। और ये ग्रुप में नहीं करिए, ये पर्सनल 1-to-1 करिए, हर कस्टमर के साथ बैठिए और आप करिए। और अगर ये वाली चीज करेंगे आप तो फिर कैसे आगे होगा ये मैं बताऊंगा। लेकिन अभी क्या करें कि आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताएं और ये मार्केट से क्यों अलग है ये बताएं, आपको यहां पे क्या बेनिफिट मिलेगा ये बताएं, और आप उनको वहां पे क्या बेनिफिट मिलेगा ये बताएं। और आपको भी ये बात पता है और कस्टमर को भी ये बात पता है कि दुनिया में कोई ऐसी, एक एग्जांपल ले ले कि दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट बनी ही नहीं कि वो 100% क्योर कर दे। अब जैसे बात करता हूं आपसे पेस्ट की, एग्जांपल हर बार मैं पेस्ट ही का लेता हूं तो इस बार भी पेस्ट का ही ले रहा हूं। अगर कोई ऐसी पेस्ट बता दो जो इंडिया के अंदर में बनी है, विश्व के अंदर में बनी, जो ये गारंटी दे दे कि 70 साल के बाद भी आपका दांत नहीं टूटेगा। भैया सीधी सी बात है, वही पेस्ट बन रही है जो 70 साल का, जब तक आप संभाल के यूज करेंगे तब तक आपका दांत भी संभल के रहेगा। तो डिस्क्राइब करें, डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करें, क्वांटिटी क्लियर करें कि भैया बाहर में क्वांटिटी आप क्या ले रहे हैं, यहां क्वांटिटी क्या ले रहे हैं। और तीसरी जो चीज है वो उस पर मिलने वाली बिजनेस पॉइंट, वो बिजनेस पॉइंट क्यों डिफरेंट है बाहर के प्रोडक्टों से। बाहर के प्रोडक्ट पे बिजनेस पॉइंट है ही नहीं, तो आपको यहां पे बिजनेस पॉइंट मिलेगा और उस बिजनेस पॉइंट से क्या फायदा होगा ये चीज आप जरूर करें। तो पहला जो टॉपिक है रीपरचेजिंग कैसे होगा में, वो है डिस्क्रिप्शन, जो कि इस तरीके से आप अगर उनको समझा ले गए तो वो उनका माइंडसेट बन जाएगा कि ये प्रोडक्ट जरूर खरीदने लायक है। दूसरी जो चीज है रीपरचेजिंग के अंदर में कैसे होगा के अंदर में, आप दूसरा जो टॉपिक क्लियर करें वो ये कुछ चीजें हैं, जो टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो करें। सबसे पहले कस्टमर का लिस्ट बनाएं। आप जिस कस्टमर को आप अपने बिजनेस के अंदर में परचेज करवाए हैं, आप उनकी लिस्ट बनाएं। अब ध्यान दें कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि अगर आज का तारीख, अगर मान लीजिए 10 तारीख है, महीने का कोई भी 10 तारीख है, अगर मान लीजिए 10 तारीख को किसी कस्टमर को आपने एक पेस्ट दिया, आपको पता है, उनसे आप ये पता कर ले कि एक पेस्ट आपके घर में कितने दिन चलता है। वो बंदा अगर बताता है 15 दिन चलता है या 1 महीने चलता है, तो आप उसी समय अपने डायरी पे नोट डाउन कर लें कि इनका पेस्ट 15 दिन चलता है या 30 दिन चलता है। आप जब ये काम करेंगे, देखो बहुत अच्छे से सुनना दोस्त, मैंने किया है इसलिए आपको बता रहा हूं। आप जब ये काम करेंगे कि 10 तारीख को मैंने इनको पेस्ट दिया और ये पेस्ट 30 दिन तक चलेगा इनके यहां, तो जैसे ही 26वां दिन आपका उस डेट से होगा, 26वां दिन उस डेट से होगा जिस डेट को आपने दिया है, 26वें दिन से आप उनको कॉल करना शुरू कर लें। और जब कॉल करना आप उनको शुरू कर लेंगे तो विश्वास मानिए उनका उधर से जवाब आएगा कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, पसंद लग रहा है और मुझे उसकी 1 क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी आप मुझे फिर से अवेल करा दो। सर कोशिश करो कि उनका पेस्ट अगर 1 महीने में खत्म हो रहा है, मतलब 1 महीने में जब 26वां दिन आप उनको कॉल कर लेंगे, तो आप कोशिश करिए कि 28वें या 29वें या 30वें दिन हार्डली
आप उनके घर पे प्रोडक्ट को पहुंचा दीजिए, डिलीवर कर दीजिए। और ये काम अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे कस्टमर का ध्यान रखते हुए करेंगे और यही ट्रेडिशन पूरे ग्रुप में जाएगा, तो विश्वास मानिए, आप कैलकुलेट करके देखना, उस 30 दिन के बाद से आप अपने माध्यम से उस बिजनेस के अंदर में तकरीबन एक अच्छा बीवी जनरेट कर रहे होगे और अच्छा रिपर्चेज दे रहे होगे। अगर ये आप करेंगे बहुत मजा आएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो होगा क्या, मैं बता रहा हूं। आपने पेस्ट तो 10 तारीख को दे दिया, 30 दिनों के बाद आप ध्यान नहीं रखेंगे उस कस्टमर का, तो 30 दिनों के बाद याद रखिएगा सर, वो वेट नहीं करेगा आपको कॉल करने का वेट नहीं करेगा, वो आपके कॉल का वेट करेगा। और अगर नहीं आया आपका कॉल, आपने ध्यान अगर नहीं दिया उनको प्रोडक्ट देके, तो हो सकता है, आपको भी पता है कि आपके केडीसी तक, आपके फ्रेंचाइजी तक, आपके स्टोर तक पहुंचने में उसको समय लग जाएगा। तो इसलिए वो नीचे उतरेगा और अपने नियर के जो शॉप है वहां से जाकर फिर से वही पेस्ट, वही क्लोजअप, वही पेप्सोडेंट, वही बाहरी प्रोडक्ट को लेके चले आएगा। और याद रखिएगा, एक बार आपने टेस्ट बनाने के लिए कितनी डिस्क्रिप्शन दिया था, एक बार उनके घर में आपने पैर रखने के लिए कितनी तरीके से मतलब उनको कन्वर्जन में लाया था, कितने तरीके से कन्विंस किया था आपने उसको। और वो शायद कस्टमर इसी तरीके से वहां से बिगड़ जाता है, और कस्टमर को बिगड़ने देना नहीं है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो सर याद रखिए कि आज आपका पेस्ट 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर, 4 कस्टमर, 10 कस्टमर है, यही कस्टमर कन्वर्ट होता जाएगा हर महीने। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन पूरा कस्टमर आपके पास हो गया, जिस दिन कस्टमर का काफिला आपके पास लग गया, उस दिन आप समझिएगा रीपर्चेजिंग का पूरा बेनिफिट आपको जाएगा। ये दूसरा टॉपिक था, रीपर्चेजिंग कैसे होगा का अंदर में, ये बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तीसरा जो है, जो शायद आपके ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, समझिएगा ये तीसरा क्या है। तीसरा क्या है कि फ्रेंचाइजी का होना और सर्विस का होना, ये दो चीज, फ्रेंचाइजी का होना और सर्विस का होना, ये दोनों चीज बहुत डिपेंड करता है। और बहुत सारी जगहों में क्या होता है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी भी निकली होती है, हर कंपनी की फ्रेंचाइजी होती है, जिसको सेल करना एसोसिएट को ही होता है, नेटवर्कर को ही होता है। तो अगर आप अपने माध्यम से, आपको पता चल गया कि हमारे इस इलाका में 500 कस्टमर है, हमारे इस इलाका में 1000 कस्टमर हैं, तो कोशिश करिए कि जितना तेजी से, देखिए कहीं से भी आप लाके प्रोडक्ट देंगे, लेट होता ही होता है, 1-2 दिन आगे पीछे होता है। लेकिन अगर आप उस इलाके में एक फ्रेंचाइजी डलवा देंगे, उस कंपनी का, जिस कंपनी का आपने प्रोडक्ट सेल कर रखा है, जिस कंपनी का आपने नेटवर्क बना रखा है, अगर आप एक फ्रेंचाइजी वहीं किसी कस्टमर को दे देंगे, तो विश्वास मानिए कि आपका सर का एक दर्द खत्म होगा। दर्द मतलब नहीं, एक परेशानी बोल सकते हैं, एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं, वो खत्म होगा। जो सर्विस देने में दिक्कतें आ रही थी वो नहीं होगा, और ज्यादा सर्विस होगा, और ज्यादा बूस्टअप होगा, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, नए प्रोडक्ट को सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, लोग जाकर उस फ्रेंचाइजी से लोग खरीदेंगे, और लोग जब उस फ्रेंचाइजी से खरीदेंगे तो सर आपका रीपर्चेजिंग ऑटोमेटिक डेवलप होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक महीने में 10-10 लाख, 20-20 लाख का खुद से, जब मैं एक नेसेंट एसोसिएट हुआ करता था, तो खुद से मैं रीपर्चेजिंग का ये लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाया करता था, लोगों को दिया करता था। एक समय था, हमने यही काम किया, जिस जगह में हमने नेटवर्क बनाया उसी जगह में फ्रेंचाइजी डलवाई, उस जगह में फ्रेंचाइजी डलवाई, और फ्रेंचाइजी के माध्यम से और अच्छे प्रोडक्ट जाने लगे रीपर्चेजिंग के अंदर में। सबसे अहम चीज, ये 3 टॉपिक यहां तक क्लियर होता है, और शायद मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो में इतना समझ में जरूर आया होगा। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, सबसे लास्ट में जो क्लियर करना चाहूंगा, ये क्लियर करना चाहूंगा कि आप जिस भी कंपनी में है, जिस भी जगह में, देखिए ये एसोसिएट के लिए भी और कंपनी होल्डर के लिए भी है, दोनों के लिए। देखिए कंपनियां करती क्यों है और रीपर्चेज जाता क्यों नहीं है, होता क्यों नहीं है? होता क्या है कि मार्केट से प्रोडक्ट तो उठाते हैं, क्योंकि किसी बहुत कम ऐसी कंपनियां जिसकी मैन्युफैक्चर है खुद की, ये मार्केट से लाइसेंसिंग करके प्रोडक्ट लाते हैं, अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, डिस्ट्रीब्यूशन देने के चक्कर में प्रोडक्ट का रेट इतना हाई कर ले जाते हैं कि वो शायद रिपर्चेज में नहीं आने का एक वजह ये होता है, और ये बहुत भयानक वजह है। सर आप लाख डिस्क्रिप्शन ले आओ, लाख चीजें अच्छी ले आओ, लेकिन अगर कंपनी के लोग और कंपनी के जो मेंबर हैं, अगर मेंबर के लिए ये सहूलियत, एसोसिएट के लिए सहूलियत कर देंगे कंपनी के लोग, अगर प्रोडक्ट को नॉमिनल रेट पे, कम परसेंटेज पे, कम प्रॉफिट परसेंटेज पे अगर ला के रख देंगे, तो याद रखिए रीपर्चेजिंग सबसे ज्यादा होगा। और अगर जिस कंपनी की नीयत साफ है, जिस कंपनी की नीति साफ है, वो ऐसा ही कर रहा है, उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे नहीं होते, उसके प्रोडक्ट नॉमिनल रेट पे होते, क्योंकि उनको बेचना है, रेगुलर बेचते रहना है। और जिनका मन ही नहीं है, मनसा ही नहीं है, जिनको पता है कि आज नहीं तो 10 साल के बाद हमें क्लोज करना है, कुछ टारगेटेड प्लान लेके काम करके निकल जाना है, तो उनकी ऑटोमेटिक रीपर्चेजिंग नहीं जाएगी। और रिपर्चेजिंग नहीं जाने का दूसरा भी वजह होता है, दूसरा ये होता है कि टाइम टू टाइम आप प्रोडक्ट पे फोकस करवा के लोगों को कुछ स्कीम्स ले आते हैं बीच में, और स्कीम आ जाने की वजह से क्या होता है, रिपर्चेजिंग जो कर भी रहा होता है वो बंदा स्कीम में फोकस कर लेता है। क्योंकि याद रखिए
चीजें कुछ भी ले आओ, अगर बात पैसे की करोगे तो लोग वहां फोकस हो जाता है, और वहां फोकस हो जाने की वजह से आपका रिपर्चेजिंग गड़बड़ाता है, और रिपर्चेजिंग गड़बड़ाने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपका बिजनेस बना बनाया बिजनेस, बड़े लेवल पे जाता हुआ बिजनेस रिपर्चेजिंग के अंदर में ढाम से गिर जाता है, और गिरने के बाद इसके दोषी एसोसिएट नहीं होते, इसके दोषी हमेशा कंपनी ओनर होते हैं। तो मैं दोनों लोगों को सलाह देता हूं, मैं एक बिजनेस एसोसिएट होने के माध्यम से, कि आप अगर रिपर्चेज के अंदर में अगर प्रोडक्ट को ला रहे हैं तो प्रोडक्ट को इतना टाइमली लोगों के सामने लाइए और टाइमली लोगों को सर्विस कराइए, और सर्विस बहुत जरूरी है। होता क्या है ना कि लोगों को एक बार प्रोडक्ट सप्लाई हो गया, लोग यूजर बन गए, लोग यूज करना शुरू कर दिए, बाद में पता चल रहा है कि किसी कारण बस, अब उनका टाई अप क्या गड़बड़ा है, कैसे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, किसी कारण बस सर्विस पुअर हुआ, और वही सर्विस को जनरेट करने के चक्कर में फिर से वही काम करना पड़ता जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग से बोलना शुरू किया था, और वो फिर से करना पड़ता, जिसकी वजह से रिपर्चेजिंग कम होती है। तो विश्वास मानता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से शायद मैं जो देना चाह रहा था रिपर्चेजिंग को लेके, कि आपका रिपर्चेजिंग कैसे बढ़ेगा, आप इन सारे टॉपिक्स पे क्लियर, अपने आप को कंसेप्ट क्लियर करें और अपने आप को अच्छे तरीके से समझाएं, और इस तरीके से करके देखें। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप कमेंट में जरूर आए, अगर मिले तब भी आए, ना मिले तब भी आए। आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। Thank you so much.